अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 का। टॉपिक हमारा 5.7 पावर। पावर को हम डिस्कस करते हैं कि पावर क्या है। पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। ठीक है, पावर बेटा वो रेट है जो जिस पर वर्क डन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली यहाँ पर देखें, वर्क डन जितना हमारा हो रहा हो, जितने टाइम में हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, वर्क डन, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में उन्होंने रेट यूज़ किया है। आप लोगों को पता है कि हम रेट का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कोई चीज़ है और उसको डिवाइड किया गया है टाइम से, देन हम टाइम यूज़ करते हैं। जैसे वेलोसिटी v इक्वल d ओवर टाइम था। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अब यहाँ पर देखिए, हम पावर की बात कर रहे थे बेटा। पावर क्या है? इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। मतलब कि जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हमारे पास क्या है? पावर है। In this equation shows that power depend on the amount of work done and time taken to do it. पावर क्या है कि कितना वर्क डन हुआ है, किस पर डिपेंड करी है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डिपेंड करी है। और किस चीज़ पर डिपेंड करी है बेटा? कि द टाइम टेकन टू डू इट, इस वर्क को करने के लिए उसने कितना टाइम लगा था। ठीक है, उसने कितना टाइम लिया था, वो हमारे पास क्या है? पावर है। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी। तो पावर हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। पावर हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट्स ऑफ पावर की तरफ। 1 watt इज द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड। अब हमारे पास वॉट जो है वो पावर का यूनिट है। ठीक है, वॉट क्या है? हमारे पास पावर का यूनिट है। अब उन्होंने कहा 1 watt इक्वल किसके होती है? कि जब वर्क डन 1 जॉल हुआ हो 1 सेकेंड में, उसे हम कहते हैं 1 watt। मतलब पावर वहाँ पर कितनी होगी? पावर का यूनिट वहाँ पर कितना होगा? 1 watt। इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली भी प्रूव किया गया है। 1 watt इक्वल है 1 जॉल ओवर 1 सेकेंड के। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, जॉल पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर कौन कौन से हैं? 1 किलोवाट, और किलो इक्वल मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, मैथमेटिकल वैल्यू 10⁻³ इस तरह 1 मेगावाट। मेगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10⁻⁶ को। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर यूज इन हॉर्स पावर HP। उन्होंने कहा ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में बेटा यूनिट जो है पावर का वो यूज़ किया जाता था हॉर्स पावर, और उसको डिफाइन किया जाता है 1 HP इक्वल 746 वाट। ये उसकी उन्होंने फिक्स्ड वैल्यू रखी हुई थी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। द वॉट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, अ स्कॉटिश इंजीनियर हु परफेक्टेड द स्टीम इंजन। अब पावर का यूनिट वॉट कैसे आया? एक साइंटिस्ट है, स्कॉटिश इंजीनियर था, जिसने स्टीम इंजन को मुकम्मल किया था। उसकी इज्जत अफजाई के लिए हॉनरेबल समझते हुए इन्होंने पावर का यूनिट वॉट के नाम से बना दिया। ठीक है, अब टॉपिक हमारा है 5.8 एफिशिएंसी। ये हम पढ़ते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ सिस्टम कन्वर्ट इनपुट एनर्जी इनटू यूजफुल आउटपुट एनर्जी। हम देखेंगे कि कोई इंजन जो वर्क करता है, जब हम उसे इनपुट एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वो कितना अच्छा काम करता है। मतलब कि कैसे वो कितनी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर रहा है अपनी इनपुट एनर्जी को यूज़ करते हुए, वो हमें आउटपुट में कितनी एनर्जी दे रहा है, कितनी एनर्जी वो ज़ाया कर रहा है। ये सारा कुछ हम एफिशिएंसी में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर इसकी डेफिनेशन को रीड कर दूं। एफिशिएंसी मेजर करती है कि सिस्टम कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कितनी वो इनपुट एनर्जी यूज़ कर रहा है और कितनी आउटपुट में हमें एनर्जी दे रहा है। तो इनपुट एनर्जी क्या है और आउटपुट एनर्जी क्या है? द टोटल एनर्जी अवेलेबल फॉर कन्वर्जन, वो एनर्जी जो कन्वेयर के लिए तैयार होती है, हमारे पास पड़ी होती है, वो हमारे पास इनपुट एनर्जी है। ठीक है, जो हम इंजन वगैरह में डालते हैं, ठीक है, पेट्रोल वगैरह। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब आउटपुट एनर्जी है
आउटपुट एनर्जी में बेटा द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल फॉर्म। इनपुट एनर्जी जो हमारे पास पड़ी हुई थी एनर्जी, और आउटपुट एनर्जी वो एनर्जी जो हमने कन्वर्ट करके यूज कर ली है, ठीक है, अनदर फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? रेशियो किस चीज़ की? इनपुट एनर्जी की और टोटल आउटपुट एनर्जी की, वो हमारे पास क्या कहलाती है बेटा? एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी को यूं ईटा के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यूजफुल आउटपुट एनर्जी जो हमने आउटपुट एनर्जी यूज़ कर ली है कन्वर्ट करने के बाद, और टोटल इनपुट एनर्जी इक्वल किसके है? एफिशिएंसी के। अब परसेंटेज एफिशिएंसी को देखें बेटा, एफिशिएंसी इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। अब उसी एफिशिएंसी को कि हमारा जो सिस्टम था वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, हम उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हैं। सेम हमारे पास वही फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नोट कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हम इनपुट एनर्जी किसी सिस्टम को दे रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आउटपुट एनर्जी जो हमारे पास आनी है वो दोनों इक्वल हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। आउटपुट एनर्जी हमेशा लेस होगी इनपुट एनर्जी से, ठीक है बेटा। अब देखें, इफ़ अ मशीन विद इट्स आउटपुट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड एन आइडियल मशीन विद ईटा 100%। अब देखें, एक ऐसी मशीन है जो जितनी इनपुट दे रही है उसको उतनी ही आउटपुट मिल रही है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है? जस्ट आइडियल केसेस में, ठीक है, कि हमारे पास जो ईटा की परसेंटेज आए वो भी 100% आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता रियल केस में बेटा कि हम जितनी इनपुट दे रहे हैं उतनी ही हमारे पास आउटपुट आए। हमने तो ये चीज़ पढ़ी थी कि कुछ ना कुछ हमारे पास जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। कब? जब हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता है क्या है? द एनर्जी कन्वर्जन ऑलवेज इन्वॉल्व सम एनर्जी लॉस, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में उन्होंने कहा है कि एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, ठीक है। नो सिस्टम हैव 100% एफिशिएंसी। कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसकी एफिशिएंसी 100% ही हो, जितनी इनपुट दी है उतनी आउटपुट हमारे पास आ जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। हो सकता है जस्ट आइडियल केसेस में, ठीक है। रियल केस में, हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आइडियल मशीन्स क्या है? एन आइडियल मशीन्स और परपेचुअल मशीन्स, मोशन मशीन्स विच कन्वर्ट all input energy into useful output energy without any losses कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाएगी जो हमें 100% जितना हमने इनपुट दिया है उतना ही हमें आउटपुट दे विदाउट एनी लॉस की, ठीक है। परपेचुअल एनर्जी मशीन जो है वो हम बुक से पढ़ते हैं। तो बुक से देखें कि परपेचुअल एनर्जी मशीन्स है क्या? इट इज़ आ हाइपोथेटिकल मशीन। ये ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन है दैट कैन वर्क इनडेफिनेटली विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसे एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है, और वो खुद जनरेट कर रही होती है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दैट इट कंज्यूम्स, इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम नथिंग। मतलब कि उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी जो है जनरेट कर रही होती है, ठीक है। अब वो एनर्जी बाहर से कोई इनपुट नहीं ले रही, कोई सोर्स नहीं ले रही, खुद ही जनरेट करी जा रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम कोई मशीन वगैरह उसको इनपुट ना दें और वो खुद ही एनर्जी को जनरेट करना शुरू कर दे? ऐसा तो बेटा इम्पॉसिबल है। इन एनी रियल मैकेनिकल सिस्टम, किसी भी रियल मैकेनिकल सिस्टम में सम एनर्जी इज़ ऑलवेज लॉस्ट। कुछ ना कुछ एनर्जी जो है होती है बेटा वो हमारे पास लॉस होती ही होती है, हीट की फॉर्म में हो या फिर फ्रिक्शन की फॉर्म में हो बिटवीन मूविंग पार्ट्स और एयर रेजिस्टेंस ईटीसी। मशीन के मूविंग पार्ट्स के दरमियान हो या एयर रेजिस्टेंस हो, एनर्जी लॉस होती ही होती है, thus making it impossible for machine to keep moving without an external source of energy। अब उन्होंने कहा है
ऐसा तो इम्पॉसिबल होता है कि हम किसी मशीन को मूव कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल रिसोर्स के, हम उसे एनर्जी भी नहीं दे रहे, हम कुछ उसे इनपुट भी नहीं दे रहे और हमारे पास एनर्जी जनरेट हो ही जाए। ऐसा तो होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट अ परपेचुअल एनर्जी मशीन इज़ नॉट वर्केबल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है कि परपेचुअल एनर्जी मशीन जो है वो वर्केबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल 5.5 को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डू यू नो में यहाँ पर हमारे पास कुछ एप्लीकेंट्स हैं, डिवाइसेस वगैरह हैं और उनके पावर वॉट्स हैं। मैक्सिमम उनकी जो लिमिट्स हैं वो बताई हुई हैं और ये आप लोगों को एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए एग्जाम्पल 5.5 पे। उन्होंने कहा 1000 kg कार मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। एक कार दी गई है, एक कार है जिसका मास बेटा 1000 kg है और एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस कर रही है 4, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस वो कवर कर रही है 50 मीटर, कितने सेकंड में? 5 में। उन्होंने कहा सिंपल, व्हाट इज़ द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन। अब उसका जो इंजन है वो कितनी पावर को जनरेट करेगा ये फाइंड करें। सारा हमने गिवन डेटा यहाँ से लिख लिया। फाइंड हमने क्या करना है? पावर। अब हमने न्यूटन को सेकंड लॉ को लिखते हुए F=ma, मास हमारे पास 1000 है kg, उसकी वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की और हमारे पास फोर्स आ गई 4000 न्यूटन, ठीक है। फिर हमने वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए W=F.S, हमने F की वैल्यू पुट की, S की वैल्यू पुट की और हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक है। वर्क डन के साथ हमने जाउल उसका यूनिट लिख दिया। नेक्स्ट हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया पावर के फॉर्मूला में, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना था? पावर। बाकी हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। हमने इस गिवन डेटा से फोर्स फाइंड कर ली, ठीक है। फोर्स के बाद हमने क्या फाइंड कर लिया? वर्क डन। अब इन दोनों को हमने पुट कर दिया किसके फॉर्मूले में? पावर के फॉर्मूले में, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है। वर्क डन वैल्यू पुट की, टाइम इसकी वैल्यू पुट की, डिवाइड, और हमारे पास 40 किलोवाट आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोगों की एक लास्ट एग्जाम्पल है 5.6, जिसमें बताया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट है 120 न्यूटन, ठीक है। 120 न्यूटन एक ब्लॉक है जिसको हम एक हाइट पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और एक स्लोप है, सरफेस जो है वो तिरछी सी है, ठीक है, उसके ऊपर हम फोर्स लगा के उसको लेके जा रहे हैं। और ब्लॉक का वेट कितना है? 120 न्यूटन है। और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है? 100, टू लिफ्ट इट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। उसको ऊपर लेके जाने के लिए कितनी हाइट पर? 10 मीटर की हाइट पर इस ब्लॉक को लेके जाने के लिए हम यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, और फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है? इफ़ द स्लोप इज़ 20 मीटर लॉन्ग। उन्होंने कहा जो स्लोप है उसकी लेंथ भी उन्होंने आप लोगों को दे दी है, 20 मीटर है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। आप लोगों ने सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ठीक है। वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक अप। कितना वर्क डन हुआ है कि हम ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके गए हैं। तो सिंपल हमने W का फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू पुट की और W हमने जितना वर्क डन हुआ वो फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ टोटल इनपुट एनर्जी इक्वल है वर्क डन ऑन द ब्लॉक। मतलब इनपुट एनर्जी वो है जो हम इस ब्लॉक को दे रहे हैं, ठीक है, जितना हम इस ब्लॉक पर वर्क डन कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही ये ब्लॉक हम लेके जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट इट अप कर रहे हैं, मतलब इसको हाइट पर लेकर जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ, तो हम क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है इंक्रीज, वो चेंज किस में हो जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी में। जब ये एक हाइट पर चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो उसने हाइट गेन कर ली ना, तो हमारे पास फार्मूला इक्वल किसके आ गया? WH के इक्वल होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो गेन की है, W हमारे पास आ गया। जो वेट ऑफ ब्लॉक है वो 120 न्यूटन है गया, और हाइट उसकी कितनी थी? 10 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया टोटल आउटपुट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज एफिशिएंसी उन्होंने कहा था फाइंड करें, उसके लिए हमने क्या किया? यूज़ फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100 वाला फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास 60% आंसर आ गया।
इस पूरे टॉपिक्स में जो हमने 2 पढ़े हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।